हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पर हम लाते हैं आपके अकाउंट्स और इको के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही आसान तरीके और आपको देते हैं सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विदाउट एनी स्ट्रेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिटेल्स अबाउट डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग से। पहला एडवांटेज अकाउंटिंग का है, इट रिप्लेसेस मेमोरी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ह्यूमन मेमोरी कोई भी इतनी बड़ी नहीं है जो सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को याद कर सके। तो अकाउंटिंग एज एन एडवांटेज हमको ये हेल्प करती है कि हमको वो सब याद करने की जरूरत ना पड़े। तो इट रिप्लेसेस द मेमोरी, हमको मेमोराइज करने के काम से वो फ्री कर देती है। ठीक है, तो बाय कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी हमें चाहिए हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड खोलेंगे और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ रेलेवेंट पेजेस से, रेलेवेंट फोलियो से हम वो ढूंढ के वो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अकाउंटिंग का। देन सेकंड एडवांटेज इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। ओके, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस और अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट असेट्स, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, ठीक है, तो चाहे वो बिजनेस का ओनर हो, चाहे वो बिजनेस का मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस के एम्प्लॉयज हो, चाहे वो कुछ लोग बाहर के जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस से डील करते हैं, है ना, उनको काफ़ी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस की टू टेक वेरियस टाइप ऑफ डिसीजंस, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, राइट। तो अकाउंटिंग हमको वो सारी इंफॉर्मेशन देती है, ये एक एडवांटेज है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें पता लगता है इनकम स्टेटमेंट से। ओके, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है हमको ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है हमको नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो रेलेवेंट टाइम में हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, और फिर हमें दूसरा स्टेटमेंट मिलता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से मिलता है हमको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट ये शो करती है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है और कितना उसका अपना कैपिटल है। ओके, तो उसको बोले तो कि बिजनेस क्या प्रॉपर्टीज ओन करता है और कितना आउटसाइडर्स को वो ओ करता है, और उसका डिफरेंस जो होता है वो उसकी कैपिटल या नेटवर्थ होती है, तो कितना उसका कैपिटल या नेटवर्थ है। ओके, ऐसे ही दो डॉक्यूमेंट और होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो ये हमें मिलते हैं अकाउंटिंग से। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कोई सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी 12th क्लास में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है कि बिजनेस को कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो आ रहा है और कौन कौन से डिफरेंट यूजेस में कैश उसका जा रहा है, बेसिकली, है ना। तो डिटेल्स ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश दैट वी कम टू नो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ओके, तो that is how we get all the financial information of the business, and this is one of the major advantages of the accounting. Third advantage is assistance to management. तो ये हम ऑब्जेक्टिव में भी हम बात कर चुके हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को असिस्ट करती है टू टेक इन टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बिजनेस। फाइन, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। बहुत स्टेजेस में जो प्रोप्राइटर है या ओनर है या पार्टनर्स हैं या शेयर होल्डर्स है या मैनेजमेंट है, वो चाहते हैं कंपेयर करना अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को या तो पुराने सालों से या और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ट्रेड में उन लोगों के परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो जब अकाउंटिंग हमारे पास प्रॉपर होती है तो हम अपने अकाउंट्स के थ्रू दूसरे कॉम्पिटिटर के अकाउंट से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाउ वी आर ग्रोइंग, क्या हमारी जो ग्रोथ है औरों से बेटर है या उनसे कम है या उनके आसपास बराबर है, और हम अपने पिछले सालों की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड वेदर वी आर ग्रोइंग और आवर टर्नओवर इज गोइंग डाउन एंड ऑल दोस थिंग्स, कि हमारे प्रॉफिट्स या हमारे टर्नओवर, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या स्टैग्नेंट है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अकाउंटिंग कंपैरेटिव स्टडी को फैसिलिटेट करती है, इंटरफर्म एज वेल एज इंट्राफर्म। ओके, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अल्टीमेटली हमें पूरे साल के बाद हमने अपने प्रॉफिट्स के ऊपर इनकम टैक्स पे करना होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेस फर्म हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस फर्म की, हम इंडिविजुअल की बात
नहीं कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, तो बिजनेस फर्म को चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बना के पहले तो ये असर्टेन करना होता है कि प्रॉफिट लॉस कितना है, तो अगर उसका प्रॉफिट है और टैक्सेबल है तो उसको टैक्स पे करना होता है, राइट। तो टैक्स लायबिलिटी सेटल करने में हेल्प करता है अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू असर्टेन अवर टैक्सेबल इनकम। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, रेगुलरली हमको अपने टर्नओवर और सेल के मुताबिक जीएसटी पे करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो पहले वैट होता था, पहले उससे पहले सेल्स टैक्स होता था, तो आजकल जीएसटी प्रेवलेंट है, तो वी हैव टू पे जीएसटी। वो भी आपको टर्नओवर बेस्ड होता है कि कितनी आपकी सेल्स है। तो अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगे तो नाइदर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट आपकी जीएसटी की लायबिलिटी, नॉर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि आपको इनकम टैक्स कितना पे करना है। ओके, तो फिर हो सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है आपको अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर ज्यादा इनकम टैक्स लगा दे या ज्यादा जीएसटी लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। उसको बोलते हैं उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो फिर अपनी जजमेंट से असेस कर सकता है आपके प्रॉफिट को या टर्नओवर को, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट लोन। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अगर बिजनेस को लोन चाहिए और बिजनेस अप्रोच करता है तो वो उसको ऐसे ही लोन नहीं दे देता। वो जानना चाहता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या उसको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो उसका बेसिस होता है कि क्या उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके बिजनेस की टर्नओवर क्या है, टर्नओवर मींस उसकी सेल्स क्या है, प्रोडक्शन क्या है। ओके, वो अपनी कमिटमेंट्स टाइम से ऑनर करता है या नहीं करता है, उसके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो लोन देने से पहले कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस से उसकी जनरली 3 साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है बेसिकली, एंड इनकम टैक्स की रिटर्न्स की डिटेल भी मांगता है, सो दैट द बैंक और एनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस को लोन देने के लिए कंसिडर कर रही है, वो ये समझ सके कि हम इसको लोन देंगे तो हमारा जो लोन दिया है वो पैसा सेफ रहेगा और ये रेगुलरली अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहेगा, और उसको एनुअल प्रॉफिट इतना हो रहा है कि वो इंटरेस्ट का बर्डन बेयर कर सकता है, तभी वो लोन देगा उसको। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए वो डिसीजन लेने के लिए भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है, और ये एक एडवांटेज है। बैंक के लिए भी एडवांटेज है और बिजनेसमैन के लिए भी एडवांटेज है कि उसको लोन लेने में मदद करता है अगर अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस इन कोर्ट। अगर हमारा मान लीजिए किसी कस्टमर से कोई डिस्प्यूट हो गया है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें कोर्ट केस अगर जाना पड़ रहा है कोर्ट में, हमने कोर्ट में केस फाइल किया या कस्टमर ने कोई कोर्ट में केस फाइल किया, दोनों ही केस में हमारे पास अगर हमारे अकाउंट्स के रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है तो दोज आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज गुड एविडेंसेस। ओके, जिससे कि वो डिसीजन हमारे फेवर में जाने की हम उम्मीद हो जाती है, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई असेट बेची, मशीनरी बेची 1 लाख रुपए की किसी कस्टमर को, उसने मुझे 10,000 एडवांस किया, बोला कि 90,000 मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000 जब उसने एडवांस किया तो भी मैंने 10,000 का एडवांस किया होगा तो रिसीप्ट दी होगी, और मैंने कोई अग्रीमेंट बनाया होगा जिसके मुताबिक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया होगा, है ना, जिसके अकॉर्डिंगली उसकी ईएमआई या इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी। ओके, तो उस एग्रीमेंट पे दोनों के साइन होंगे, हमारे भी उसके भी। हो सकता है उसने 1-2 इंस्टॉलमेंट पे की हो, तो 1-2 इंस्टॉलमेंट पे की होगी तो उसके अकाउंट से आई होगी, वो हमारे बैंक अकाउंट में गई होगी, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, है ना। तो हमने सेल्स इनवॉइस भी काटा होगा, सेल्स इनवॉइस बना के दिया होगा उसको, सेल्स इनवॉइस की कॉपी हमारे पास भी होगी, उस पर भी उसके सिग्नेचर होंगे। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाते हैं एक प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, और कोर्ट में ये कोर्ट इनको एडमिट करती है, कोर्ट इनको एक्सेप्ट करती है, वेटेज देती है कि हाँ इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन ये प्रॉपरली हुई थी, एंड ही इज द पर्सन हु इज नाउ डिफॉल्टिंग द पेमेंट, वो लायबल है पेमेंट करने के लिए। तो कोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट दे सकती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो तो यही कह देगा कस्टमर की मैंने आपसे खरीदा ही नहीं, है ना हमने बिल काट के दिया, ना हमने कोई चेक से एंट्री ली और वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, व्हाटएवर, वो कह सकता है कि मैंने चेक से पार्ट पेमेंट किया था, बाद में कैश दे दिया था आपको। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो ही कैन ऑलवेज डिनाई द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट। तो कोई भी कोर्ट में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट ये सारे हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एज ए गुड एविडेंस एक्सेप्ट करती है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस हमने बेचना है या हमने खरीदना है, तो किसी भी बिजनेस की सेल होती है तो ये देखना होता है कि भाई बिजनेस हम खरीदेंगे या हम बेच रहे हैं तो उसका प्राइस क्या है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है। तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज जनरली कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम इट्स असेट्स।
ओके, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारी असेट्स कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है। और अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमने पास्ट कुछ सालों में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कि अगर हम गुडविल के पैसे भी एज ए प्रीमियम एक्स्ट्रा चाहते हैं अपने बिजनेस को बेच के, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन भी सारी तभी हो पाएगी जब हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपर। तो दैट वे कोई भी बिजनेस की सेल होती है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर है तो बिजनेस की सेल होने में भी वो मददगार होती है, क्योंकि हमें बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करना जब हमारे पास अकाउंटिंग डाटा होता है तभी आसान होता है। देन कम्स असिस्ट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी इज ए सिचुएशन व्हेन किसी भी बिजनेस की लायबिलिटीज जो है वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अगर वो सारी असेट्स को बेच दे तो भी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फेलियर, बिजनेस फेल हो गया है या बैंक करप्ट हो गया है। ऐसे केस में गवर्नमेंट के ऑफिशियल लिक्विडेटर या गवर्नमेंट के कोई अपॉइंटेड पर्सनल वो ये काम करते हैं कि वो सारी असेट्स को इवेल्युएट करते हैं, उनको ऑक्शन करके इन कैश करते हैं, और जब उसको पैसा इकट्ठा होता है असेट्स का तो प्रोपोर्शनेटली सारी लायबिलिटीज को वो पे ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अब लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में भी ये होता है जो सिक्योर्ड लायबिलिटी होती है, जिनके अगेंस्ट हमने कोई एसेट रखी होती है गिरवी या मॉर्टगेज, उनकी पेमेंट पहले होती है। अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज बाद में पे होती है। कुछ बचता है तो फिर वो प्रोप्राइटर या ओनर को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सब चीजें कि हमारी असेट्स, हमारी लायबिलिटीज कौन कौन है, हमारी असेट्स कितनी कितनी वैल्यू की है और क्या हमारी असेट्स हैं, वो सब चीजें भी हमारे पास बिजनेस रिकॉर्ड में होती हैं। तो अगर हमारे अकाउंट्स प्रॉपर हैं तो इंसॉल्वेंसी के केसेस में भी लायबिलिटीज सेटल करने में या फर्म को वाइंड अप करने में, बंद करने में वो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मददगार होती है, हेल्प करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हमेशा कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी भी तरह की। कभी भी हम एक नया पार्टनर एडमिट करते हैं, कभी भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट होकर जाता है, या अनफॉर्चुनेटली कभी किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है। तो जो जाने वाला पार्टनर है, रिटायरमेंट जिसकी हो रही है, वो अपना कुछ स्टेक लेके जाएगा, जो भी उसकी कैपिटल होगी इन्वेस्टेड वो लेके जाएगा, है ना। जो भी असेट्स और लायबिलिटीज का उसका कोई रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो लेके जाएगा। कोई रिजर्व्स पड़े हैं बिजनेस के अंदर तो उसमें उसका हिस्सा होगा तो वो लेके जाएगा, या बिजनेस की कोई गुडविल है तो गुडविल का शेयर भी लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब कैलकुलेशन कैसे होगी जब हमारे अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होंगे। ऐसे ही मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो जो भी उसके स्टेक थे, जैसे रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है, डेथ वाले केस में भी तो आदमी गया ना, रिटायरमेंट में तो अपनी मर्जी से गया छोड़ के, डेथ में भगवान की मर्जी से गया छोड़ के बिजनेस को, है ना, सडनली डेथ हो गई तो भी उसका अकाउंट सेटल करना होगा। तो जो भी उसका अकाउंट, जो भी उसका पैसा बनता होगा वो उसकी वाइफ को या उसके बच्चे को किसी को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, है ना। तो लेकिन वो सेटल करने के लिए भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका कैपिटल कितना था, राइट, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, ओके, वो सब चीजें उसके कैपिटल में इंटरेस्ट टू कैपिटल अगर एग्रीड है तो वो देना है, राइट। और जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन होनी है तो वो सब कैसे होगी, तो वो सब तभी हो सकता है जब आपके अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। तो अगर प्रॉपर्ली अकाउंट्स मेंटेन हैं तो वो पार्टनरशिप के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, चाहे वो पार्टनर की डेथ हो जाती है, या पार्टनर में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह की हो सकती है, तो वो सब चीजें सेटल करने में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। देन कम्स रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस। रोल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस मैंने लिखा है आपके, क्योंकि कई बुक्स में उसके लिए अलग हेडिंग डाली है, लेकिन रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस में मैंने लिखा है सेम पॉइंट्स एज अबव। यही सारे पॉइंट्स अकाउंटिंग का रोल है बिजनेस में, जो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे वही एडवांटेज बन जाते हैं बेसिकली, ना। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना, अकाउंटिंग के जो उद्देश्य हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो जब वो अचीव हो जाता है तो वो हमारे एडवांटेजेस भी हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव के एडवांटेजेस के पॉइंट्स आप देख के आप लिखते हो तो वो सारा जो है समराइज हो जाता है इसके अंदर भी कि रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस क्या है, तो वो सारा डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। तो उसके लिए अलग से बात करने की जरूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट्स रोल में भी एज इट इज आप लिख सकते हो। फाइन। नाउ कम्स लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे किसी भी काम के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, या कुछ अच्छाई की चीजें होती हैं तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, कोई ड्रॉबैक भी होती है, कोई लिमिटेशन भी होती है। ठीक है, ऐसे ही अकाउंटिंग इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड सब्जेक्ट।
accounting is a very good process and it is very helpful for the owner, for the management, for many people who are interested in the accounts of the business. लेकिन साइड बाय साइड उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, राइट? तो क्या है लिमिटेशन अकाउंटिंग की? पहली लिमिटेशन, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। हम बात करते हैं अकाउंटिंग की कि हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें जिनको हम मनी में मेजर कर सकें नेचुरली, है ना? तो जिनके तो हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो तो हमें एज इट इज वैल्यू मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हमको बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेट करनी पड़ती है। जैसे हम किसी फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें फिक्स एसेट की लाइफ को एस्टिमेट करना पड़ता है कि कार की लाइफ 10 साल है, 20 साल है, 15 साल है, वो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। ऐसे ही जब हमने उधार में माल बेचा होता है तो डेटर्स से, जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा आना है, जो हमने उधार में माल बेचा, तो जो लोगों ने पेमेंट हमको करनी है, जो लोग उधार में खरीद के ले गए हैं हमारे कस्टमर्स, वो हमारे डेटर्स होते हैं, लेकिन उनकी 100% रिकवरी जनरली नहीं हो पाती है। तो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि क्या 1%, 2% या 5% हमारे बैड डेट्स भी हो सकते हैं। बैड डेट्स का मतलब जो पैसा हमको शायद रिकवर ना हो पाए, तो वो भी एस्टिमेट करना पड़ता है ना? तो सिमिलरली कहीं पे हमें और क्या करना पड़ता है, आई नो कहीं पे हमें अनफोर्सिन चीजों के प्रोविजन रखने पड़ते हैं एज ए लायबिलिटी। जैसे कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है तो हम प्रोविजन करते हैं कि अगर हम ये केस हार गए तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, ओके? या कभी भी कोई अनफोर्सिन चीजों के लिए भी हमें प्रोविजन करना पड़ता है, ठीक है? तो जब हमें ये प्रोविजन करने पड़ते हैं, एस्टिमेट करने पड़ते हैं, तो हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। वहां पे हमारे पास 100% एक्यूरेट फिगर नहीं होती है, ओके? हमें रीजनेबल एक्यूरेसी से वो हमें फिगर कैलकुलेट करनी पड़ती है बेसिकली, ओके? तो इसलिए जब हम रीजनेबल एक्यूरेसी से कैलकुलेट करते हैं वो फिगर, और 100% कैलकुलेट नहीं होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। 100% एग्जैक्ट अकाउंटिंग नहीं होती है, ओके? देयर आर सम फिगर्स व्हिच आर एस्टिमेटेड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट और द मैनेजमेंट और द प्रोपराइटर। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जो अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे असेट्स हम खरीदते हैं, हम असेट्स खरीदने की वो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं जो हमने पेमेंट की, लेकिन जब आप सॉरी वो जरा फोन में अलार्म बज गया था यार, वो हटाया, ठीक है? सो एक्सक्यूज मी। तो जब हम वो रिकॉर्ड कहाँ था मैं, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, फाइन। तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है फिगर, असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो फिगर रिकॉर्ड होती है, जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, वो असेट्स की फिगर वो होती है जो हमने एक्चुअल पेमेंट किया है। लेकिन जब हम असेट खरीद के लाते हैं कोई, है ना, हम मान लो मैं कार खरीदी, मैंने 5 लाख की कार खरीद के ले आया, मैंने 5 लाख से कार की वैल्यू रिकॉर्ड कर दी, बैलेंस शीट में वो असेट्स में 5 लाख शो हो रही है। अब वो पूरे साल 5 लाख पे शो होगी, ऑल्दो वी नो दैट अगर मैं कार पे बाय करता हूँ तो हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने में उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, प्राइस नीचे आ जाता है, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गया, शोरूम से निकलते ही असेट्स की वैल्यू नीचे हो जाती है। और ऐसे ही कुछ असेट्स है जैसे गोल्ड है या लैंड है, जमीन है, जिनकी वैल्यू बढ़ जाती है ना? लेकिन हम अपने अकाउंट्स में कॉस्ट के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं कि जो हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ी उस असेट्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है? ऑलराइट। तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि अगर हम उसको बेचने जाएंगे तो जो हमारी बुक्स में फिगर है वो हमको शायद ना मिले, ठीक है? तो दैट इज व्हाई वी से दैट अकाउंट्स हमको अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? देन इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंट्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली रिकॉर्ड करता है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। वो क्वालिटी से इन्वॉल्व जो चीजें होती हैं जैसे स्किल, एफिशिएंसी, ओके, उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, उसके इफेक्ट को भी रिकॉर्ड नहीं करता है, फाइन। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंट्स में महंगाई का इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता, ओके? अगर कोई चीज़ें महंगी हो रही है या चीज़ें सस्ती हो रही है तो मनी की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। तो अकाउंट्स सिर्फ जो हमने स्पेंड किया है वो रिकॉर्ड करता है और उसी वैल्यू पे उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते रहते हैं। और अगर प्राइस लेवल, जैसे मैंने मशीनरी खरीदी 6 लाख की, अगर मैं उसको 6 महीने बाद खरीदूंगा तो हो सकता है वो 8 लाख की हो जाए, तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, ओके? तो प्राइस लेवल के चेंजेस को हम अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो इसको भी काफ़ी लोग
अकाउंट्स का ड्रॉबैक मानते हैं। इट में लीड विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स में लीड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेट करना। तो अकाउंट्स में हम मैनिपुलेशन भी करते हैं बहुत प्रोप्राइटर मैनेजर या अकाउंटेंट कि जब मान लो उनको लोन लेने जाना है तो वो अकाउंट्स की बेटर पोजीशन शो करते हैं अकाउंट्स के थ्रू जिससे लोन मिल जाए। जब उनको टैक्स पे करना होता है तो कभी कभी वो चाहते हैं कि कम प्रॉफिट दिखाई दे जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस, कि क्या उनको कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। ओके, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो ये हालांकि अकाउंटिंग की गलती तो नहीं है, इट इज ड्यू टू द पीपल इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी हम उसको अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक मान लेते हैं। ओके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर जैसे मैंने पहले बताया था, ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। ओनर अकाउंट्स का मालिक और बिजनेस का मालिक है जो चाहता है उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो हमेशा देखना चाहता है। मैनेजमेंट ने डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं अकाउंटिंग के और बिजनेस के प्रोसेस में, तो दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू टेक वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ओके, एंड सिमिलरली एम्प्लॉइज को बिजनेस में इसलिए इंटरेस्ट होता है कि अगर उनका बिजनेस अच्छा करेगा तो उनको बोनस मिलना होगा या उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है ना, तो दे आर आल्सो इंटरेस्टेड। तो दीस आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स बिकॉज़ दे आर विद इन द बिजनेस। और जो बिजनेस के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जिनमें पहला इंपॉर्टेंट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो या तो लोन दे चुके हैं बिजनेस को या लोन देना चाहते हैं। ओके, ठीक है। एंड दूसरा है सप्लायर। तो जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन दे चुके हैं तो भी देखना चाहते हैं कि भाई हमारे को टाइम से इंस्टॉलमेंट आती रहेगी या नहीं आएगी, तो अकाउंट बिजनेस कैसा कर रहा है, दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एंड अगर उन्होंने लोन देने का सोच रहे हैं तो भी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको देख के जज कर पाते हैं कि वेदर इस बिजनेस को लोन देना ठीक है कि नहीं है। ओके, सप्लायर वो लोग हैं जिनसे हम उधार में खरीदते हैं। उधार में वो तभी पेमेंट करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ इसका बिजनेस ठीक चल रहा है और ये हमारे को जो हम उधार में माल बेचेंगे इसको पेमेंट टाइम से हमको दे देगा। तो दे आल्सो लाइक टू सी दैट उसकी जो बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस है थ्रू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, सप्लायर्स या क्रेडिटर्स। इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो। ओके, दोनों ही लोग, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो जानना चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको रिटर्न ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ है कि नहीं सेफ है। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं दे आर इंटरेस्टेड कि क्या हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट डिसीजन दे हैव टू टेक, राइट। गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज को ये इंटरेस्ट होता है कि भाई टाइम से बिजनेस इनकम टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, जीएसटी पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब गवर्नमेंट को देखना है या गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज को देखना है। और वो अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और कंसर्न डिपार्टमेंट में टाइम से जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट की एजेंसी उसमें इंटरेस्टेड है। ओके, दैट इज दैट। देन रिसर्चर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि रिसर्चर्स का काम होता है रिसर्च करना। ओके, तो उनको काफी डाटा चाहिए होता है अलग अलग इंडस्ट्री में या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में रिसर्च करके उस पर कोई आर्टिकल लिखना है या एडिटोरियल लिखना है या उसके बारे में कुछ भी कमेंट। ओके, तो वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं रिसर्चर्स। एंड पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है कि पब्लिक कभी कभी ये जानना चाहती है कि ये बिजनेस कैसा कर रहा है फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ओके, कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है हमारे इंडिया में या कौन सी इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही या किसका कंट्रीब्यूशन किया है, यू नो जनरली। तो पब्लिक भी कभी कभी इंटरेस्टेड होती है किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। फाइन, तो इस नोट के साथ आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी आपको। ठीक है, तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाइए उसके बाद, जिससे कि आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। ओके, with this I thank you all for watching the video और मैं फिर लेके आता हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो आपके लिए यूजफुल होगी आगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।